हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं जो नीट और एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमने जो है 12th क्लास एनसीईआरटी का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओवरऑल बायोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स एवोल्यूशन में अभी तक मैंने कुछ एक लेक्चर लिए हैं जिसमें आपको जो लास्ट वन था, जिस लास्ट लेक्चर को मैंने कंप्लीट किया था उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो एवोल्यूशन में जितने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसमें से एक को सेलेक्ट किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि एक्चुअल में अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, उससे रिलेटेड कौन सी थ्योरीज हैं और उन थ्योरी को क्यों हम जो है आज की डेट में क्यों उसे एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो लास्ट वन हमने पढ़ा था ओपेरिन और हॉल्डेन की थ्योरी, जिसे सिंथेटिक थ्योरी बोलते हैं या केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी बोलते हैं। और उसके लिए अभी आप बोर्ड पे देख सकते हैं स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, ये स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ओपेरिन हॉल्डेन की थ्योरी ओरिजिन ऑफ द लाइफ के लिए। यानी अब तक का जो आपका जो समरी निकल के आई है कि हमारी अर्थ का क्रिएशन नहीं फॉर्मेशन हुआ है। इसमें डिफरेंस ये है कि फॉर्मेशन जो है ये नेचर के फोर्सेस के द्वारा होती है और क्रिएशन एक सुपर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ मानते हैं कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसकी ओरिजिन हुई है, और जब वो ओरिजिनेट हुई है एक कॉस्मिक एवोल्यूशन से तो उसमें फिर लाइफ के लिए केमिकल एवोल्यूशन हुए और उसके लिए ओपेरिन हॉल्डेन की थ्योरी को हमने सबसे रेलिवेंट माना है। आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ओपेरिन हॉल्डेन की थ्योरी, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आपको ये पढ़ना है। अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड, जो इसमें इस चैप्टर में जो मेन स्टोरी है ना उसको मैं डिस्कस करूँगा और इसके बाद आप किताब को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर से उसे कनेक्ट करेंगे, तब ओवरऑल आपके दिमाग में पिक्चर जो है पूरी तरीके से क्लियर होगी कि एक्चुअल में आप क्या पढ़ रहे हैं और किस चीज़ का कहाँ रेलिवेंस है। ठीक है, तो अभी जो है हम जो है आज जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ से आगे चलेंगे। जैसे आपको मैंने क्या बताया था कि जब लाइफ ओरिजिनेट हो गई तो उसके बाद जो चीज़ करना था, जो चीज़ होना था, वो था एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म। यानी लाइफ बनने का मतलब क्या है? जस्ट सेल का फॉर्मेशन। यानी सेल का फॉर्मेशन हो गया और हमने मान लिया कि केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू पहले बायोमॉलिक्यूल्स बने या लाइफ के मॉलिक्यूल बने और फिर जो है एक्टिविटी शुरू हुई और बाद में सेलुलर जो है फॉर्म में लाइफ ओरिजिनेट हो गई। अब जो आप पढ़ते हैं आज की प्रेजेंट बायोलॉजी में, उसमें जब आप लिविंग को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं वो 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी उन्हें मेजर 5 किंगडम में आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि वो मोनेरन के जैसे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टन के जैसे वो यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की तरह वो मल्टी सेलुलर हो सकती है, विद या विदाउट सेल वॉल हो सकती है और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन के साथ, जैसा आपने 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। अब वो बातें समझ में आएगी, उसका मतलब क्या है, वो हम जो पढ़ रहे थे ना वो ज़्यादा रेलिवेंट लगेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो और नहीं याद हो तो आप मेरे जाके वीडियो लेक्चर वहाँ पे देखिए जो पढ़े हुए हैं, उसमें मैंने आपको समझाया है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक है। और जब आप फाइलोजेनी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्टली एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपका किंगडम तक की डाइवर्सिटी इवाल्व हुई है, वो 5 डायरेक्शन थे जिसमें वो इवाल्व हुई है। इसी वजह से 5 टाइप की चीज़ें मिलती हैं और उसी को आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे सारे लेक्चर अगर पसंद आ रहे हों, अगर ये अच्छे लग रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी जान पहचान के लोगों के साथ शेयर करिए। ये आप लोगों के भी हाथ में है। मैं सिर्फ अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन
इस अच्छे कंटेंट को, या ये आप डिसाइड करेंगे कंटेंट अच्छा है कि नहीं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उनसे करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कमेंट बॉक्स में मुझसे कम्युनिकेट करिए और बताइए कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या एग्जैक्टली वही आप समझ रहे हैं, यानी कि मेरा जो इफ़र्ट है वो कहीं वर्क कर रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपने सजेशन मुझे दीजिए। और अगर आप देखते रहते हैं लेकिन अगर आप इसे प्रमोट नहीं करते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसे प्रमोट करिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। 1 मिनट। देखिए, आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ से आगे चलेंगे एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म में, ठीक है। यहाँ भी पहले समरी बताऊंगा, फिर इसकी डिटेल में हम चलेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो तो फिर हम उसे आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा मेन काम क्या है कि हमें पढ़ना है एवोल्यूशंस ऑफ लाइफ फॉर्म। जब मैं बोलता हूँ लाइफ फॉर्म तो इसका मतलब है स्पीसीज, क्योंकि लाइफ के जो डिफरेंट फॉर्म है उसको ही क्लासिफिकेशन में हमने स्पीसीज बोला है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने वाली कौन सी थ्योरीज हैं उनको पढ़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो थ्योरी दी गई हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए डिफरेंट थ्योरीज थी, वैसे ही एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म के लिए डिफरेंट थ्योरी है। जैसे इसमें जो है, एक जो है, मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही बताऊं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप भी टेक्स्ट बुक यहाँ देखिएगा, जो पेज मैं आपको बता देता हूँ ना टेक्स्ट बुक में, उस पेज पे जाकर उसे देखा करिए। ये मेंशन आपको पेज नंबर 134 पे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। इसी को हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोलते, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो हुआ था वो केमिकल एवोल्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक साइंटिस्ट आपको मेंशन है, यहाँ 3 लोग मेंशन है। जैसे एक मेंशन है, जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी लैमार्क की थ्योरी, ठीक है। लैमार्क की थ्योरी, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ठीक है। शॉर्ट में हम उन्हें लैमार्क ही लिख रहे हैं। ये फ्रेंच है। और इसके बाद है डार्विन की थ्योरी, और उसके बाद है ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी, डी व्रीज की थ्योरी। देखो, ये फ्रेंच है, लैमार्क फ्रांस का था, डार्विन इंग्लैंड से थे, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड से थे, नीदरलैंड भी जिसे बोलते हैं। मतलब तीनों लोग यूरोपियन थे। देखो, ज़्यादातर मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट ही यूरोप में हुआ है, तो इसी वजह से आपको ज़्यादातर साइंटिस्ट के जो नेम होते हैं वो यूरोपियन ही मिलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, लैमार्क ने सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी। इसके थ्योरी को बोलते हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उनकी मैकेनिज्म से मतलब है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा हो सकता है कि इनको डिटेल में दिया गया हो, लेकिन मैं समराइज उतना कर दूंगा कि वो बात आप समझने लगेंगे, ठीक है। कहानी सुना दूंगा इनको। इनका मेन जो आपको लाइन बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस बात को याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं इनकी थ्योरी, लैमार्क की थ्योरी। फिर डार्विन की थ्योरी है। डार्विन को थ्योरी को हम बोलते हैं, डार्विन की जो थ्योरी है इसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। इसके बाद डी व्रीज की थ्योरी है, इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। देखो,
एक्चुअल में ये तीनों थ्योरी जो है, ये तीनों प्रपोजल रखे गए एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बट इन तीनों ने सक्सेसफुली उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनमें कुछ कमियां थी, ऐसा नहीं पूरा की पूरे गलत थे, इनमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से एक नई थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इस थ्योरी में एक्चुअल में इन दोनों थ्योरी को मिक्स किया गया है। इसके साथ साथ इसमें मिक्स किया गया है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, इनसे जो थ्योरी निकल के आई है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो आपको तो लास्ट में इसे पढ़ना है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को। बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें मॉडर्न, जैसे आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या पढ़ना था, आपको पढ़ना था ओपेरिन और हाल्डेन की सिंथेटिक थ्योरी या केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। लेकिन आपको लुई पास्चर और दूसरे लोगों का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस जैसे दिया गया था, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करना है कि लैमार्क ने कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की उसे समझना है, फिर डार्विन कैसे उससे बेटर चीज़ लेके आए, और ह्यूगो डी ब्रिज का क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिर इसके बाद मॉडर्न थ्योरी में कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे जो लैमार्क की थ्योरी है, जो डी ब्रिज की थ्योरी है, ह्यूगो डी ब्रिज के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। वो आपने कहाँ पढ़ा था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के बारे में आपने पढ़ रखा था जेनेटिक्स में। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बेहतर जो है एवोल्यूशन का नॉलेज कर पाएंगे। इसी वजह से जो आपकी बुक में सीक्वेंस रखे गए हैं चैप्टर के, तो पहले जेनेटिक्स को रखा गया है, रिप्रोडक्शन को रखा गया है, और तब एवोल्यूशन को रखा गया है। एक्चुअल में इस बात का ध्यान रखा गया है, इसे बोलते हैं पीडागोगिकल अप्रोच। मतलब आप ये जानो कि उनको पढ़ने से ये चीज़ें उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं उसे थोड़ा लिंक यहाँ करूँगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ रखी है दोनों चैप्टर। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा उसे मैं लिंक करूँगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा चीज़ों का, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, अब स्टार्ट किए हैं तो बताएंगे ही। यहाँ देखो एक बात जानो आप कि जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में देखो डिफरेंस क्या है, कि एक्चुअल में ये जो आपको बोला जा रहा इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, देखो लैमार्क ने बोला था कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, इस चीज़ को समझना। तो मैंने एक चार्ट आपको बनाया होगा, वेरिएशन का एक चार्ट। ठीक है, आप उसमें देख लेना, जेनेटिक्स में फिर से बना दे रहा हूँ, देख लेना। इस वेरिएशन में या जो कैरेक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल के यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ये दो तरीके के बोलते हैं हम। एक कैरेक्टर को हम बोलते हैं सोमैटिक कैरेक्टर, और एक को हम बोलते हैं जर्मिनल कैरेक्टर। ठीक है, जो सोमैटिक कैरेक्टर होता है इसमें ही एक्वायर्ड कैरेक्टर आते हैं।
एक्चुअल में एक्वायर्ड कैरेक्टर किसे बोला जाता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको आज की डेट में ना, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सोमैटिक एडाप्टेशन। एक चीज आपने सुन रखी होगी ना, एडाप्टेशन, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि जो कैमल है वो जो है डेजर्ट में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एडॉप्ट किए हुए है। हर एक ऑर्गेनिज्म में एडॉप्टेशन है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसमें एडॉप्टेशन ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल में ये थोड़ा लिंक हो रहा है यहाँ टॉपिक, यहाँ आप थोड़ा पढ़ लेना। अभी थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार किताब को पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर जाएगा, आप बेहतर समझ पाओगे। ये जो इकोलॉजी का चैप्टर है इसमें आपको मेंशन किया गया है एडाप्टेशन और उसके इम्पोर्टेंस को लेके, ठीक है। एक्चुअल में हम जो है ना अब लास्ट में यहीं पहुंचेंगे एडाप्टेशन में। देखो यहाँ आपको मेंशन है पेज नंबर 225 में एडाप्टेशन में। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है एडाप्टेशन के टाइप मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि एडाप्टेशन मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, इतने टाइप से चीज़ें एडॉप्ट करती हैं, ठीक है। और डिफरेंट एडाप्टेशन का क्या रोल होता है ये चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। अगर आपको ये नहीं पता हो तो एक बार इनकी रीडिंग लगा लेना, जस्ट रीडिंग लगा देना, बाकी चीज़ मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो एडाप्टेशन है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, इसे आप देखेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि सोमैटिक एडाप्टेशन, सोमा का मतलब होता है बॉडी। जैसे जो हमारी बॉडी होती है इसके दो डिवीज़न हम करते हैं बायोलॉजी में। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव बॉडी। वेजिटेटिव का मतलब है बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी को जैसे ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में दो ही काम ही होता है, एक तो न्यूट्रिशन लेना, दूसरा रिप्रोडक्शन करना। जस्ट दो फंडामेंटल काम है और दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म ये काम जरूर करता है, ठीक है। उसी के लिए वो इस दुनिया में आता ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी हुआ है उसे दो काम करना, न्यूट्रिशन लेके खुद को सर्वाइव रहना है, और सर्वाइव इसलिए रहना है कि वो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस कर पाए। तो रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, तो जो बॉडी न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे वेजिटेटिव बॉडी या एनिमल में सोमैटिक बॉडी, और जो बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे जर्मिनल बॉडी या रिप्रोडक्टिव बॉडी बोलते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी सिस्टम में जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा जर्मिनल बॉडी है, वो हमारे जर्मिनल रिप्रोडक्टिव बॉडी का पार्ट है। तो उसके लिए एक टर्म आता है जर्म प्लाज्म, और जो बॉडी हमारा बाकी जो हमारा बॉडी है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो जस्ट न्यूट्रिशन के लिए काम आता है, तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक प्लाज्म। यहाँ पे एक्चुअल में बात क्या है, ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, जर्म प्लाज्म एंड सोमैटिक प्लाज्म। यानी सोमैटिक प्लाज्म में अगर कोई एडॉप्टेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर लाइफ टाइम में गेन किए जाते हैं और ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। जैसे कि आप अपने लाइफ टाइम में जो पढ़ना लिखना सीख रहे हो या कोई फिजिकल, अभी ये आप मेंटल सीख रहे हो ना, एक मेंटल एबिलिटीज है कि आप बायोलॉजी की लर्निंग सीख रहे हो या कोई दूसरे सब्जेक्ट को सीख रहा है, कोई म्यूजिक के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, म्यूजिक पे सीख रहा है, जितने भी टाइप की आप लर्निंग करते हैं
तो लर्निंग हम अपने लाइफ टाइम में ही करते हैं और ये लर्निंग आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है, एनिमल के मरने के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से इसे बोला जाता है सोमैटिक बॉडी का एडॉप्टेशन, यानी ये सोमैटिक बॉडी के थ्रू एक्वायर्ड किया गया था अपने लाइफ टाइम में। और जो चीज़ें हम जन्म से पाते हैं उसे हम इन्नेट बोलते हैं, इन्नेट, INNAT, इन्नेट। इन्नेट का मतलब ये होता है इनबॉर्न कैपेबिलिटी, ठीक है। तो वो जर्म प्लाज में अगर कोई चीज़ होती है, कोई अगर जर्म प्लाज में अगर कोई कैरेक्टर उसके थ्रू कैरी होता है तो वो अगले जनरेशन तक जाएगा। जैसे इस जनरेशन में आप चाहे जितनी बायोलॉजी पढ़ डालिए या जितना कोई जिम्नास्ट हो, कोई बॉक्सर हो, कोई ओलंपिक का जो एथलीट हो, वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन वो सब बातें उसके बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होंगी। और यही ब्लेंडरस मिस्टेक कर रहे थे लैमार्क। और लैमार्क ने क्या कह दिया, थ्योरी का नाम क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है जिससे नई स्पीशीज बनती हैं। एक्चुअल में आपको क्या बताया मैंने कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि हमें बताना डिफरेंट लाइफ फॉर्म कैसे बनेंगे। लाइफ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, स्पीशीज फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उसकी मैकेनिज्म लैमार्क क्या बता रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इतनी देर से मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और अब आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि लैमार्क्स की मिस्टेक क्या थी। उन्होंने कह दिया कि इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर का, जो हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, प्रैक्टिस या लर्निंग के थ्रू, वो हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, जबकि ये बात गलत है। इनको ये चैलेंज जो है एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया, जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है अगस्ता वाइजमैन या वीजमान, ठीक है। तो अगस्ता वाइजमैन ने क्या किया कि उसने इसके अगेंस्ट में एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक थ्योरी दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, ये अगस्ता वाइजमैन का है, ठीक है, कि एक्चुअल में सिर्फ जर्म प्लाज्म की कॉन्टिन्यूटी होती है, सोमैटिक प्लाज्म की नहीं होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। आपको पहले बता दिया गया कि एविडेंस बेस्ड नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो जो कोई भी किसी भी तरीके का प्रपोजल रख रहा है तो उसे अपने एविडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे भी एविडेंस बेस्ड की ही बात हो